नमस्कार, सत्य हिंदी के शाम 6 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ के बयान पर पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में दी बड़ी राहत। नलसार छात्र विवाद, पीसीआई अध्यक्ष पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा। मनन मिश्रा ने सीजेपी को दी सफाई। लेटेंट शो में दिव्यांगों पर की गई टिप्पणियों को लेकर समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से राहत। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ब्रिक्स समिट के लिए आएंगे दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हालिया बयान पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं और अब शहबाज शरीफ भी ट्रंप को धन्यवाद दे रहे हैं। सुनिए पवन खेड़ा ने आगे क्या कहा। जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया बहुत चौंकाने वाला स्टेटमेंट तो नहीं है, क्योंकि 100-150 बार तो ट्रंप ही बोल चुके हैं कि मेरी वजह से सीज फायर आया, मैंने कहा तब हुआ, भारत को मैंने डांटा, जो भी कहा आपने सुना। अब शहबाज शरीफ भी वही बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर लाने के लिए। सीज फायर लाया कौन? अमेरिका। सीज फायर की घोषणा किसने की? अमेरिका ने। हम बहुत अच्छी तरह से, मुझे याद है और आपको भी याद दिलाना चाहते हैं, राहुल जी ने संसद में खड़े होकर मोदी साहब को मौका दिया कि आप बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी सीज फायर, बोल देते। तब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज ये हालत हो गई कि शहबाज शरीफ भी वही बातें बोलने लगे। पड़ोसी मुल्क जो हर मायने में आपसे पीछे है, वो आज एक तरह से आपको चिढ़ा रहा है। तब बोल देते तो आज ये मौका नहीं आता। हम फिर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक बार फिर सामने आइए। अब तो पार्लियामेंट खत्म हो गया ना, आप क्या डर, बाहर आइए, बोलिए, बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी झूठ बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ भी झूठ बोल रहे हैं। भारत ने अपनी शर्तों पे अपनी तय समय सीमा में सीज फायर की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत और लखनऊ की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कानून के तहत जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं ली गई थी। मामला 17 नवंबर 2022 का है, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का सहयोगी और उनसे पेंशन लेने वाला बताया था। इसके बाद आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया था और भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों पर ऐसी टिप्पणी होने पर स्वतः संज्ञान लेने की चेतावनी भी दी थी। नलसार छात्र विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से इस्तीफे की मांग की है। इससे पहले सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके भी मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब पीसीआई ने नलसार के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट पर रोक लगा दी थी। दरअसल छात्रों ने दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत की प्रस्तावित भागीदारी का विरोध किया था। चौतरफा आलोचना के बाद पीसीआई ने अपना आदेश वापस ले लिया। शुक्रवार को सीजेआई सूर्यकांत ने भी पीसीआई को फटकारते हुए कहा कि यह मामला छात्रों और उनके बीच का है, इसमें पीसीआई कहां से कूद पड़ी। वहीं मनन मिश्रा ने कहा कि छात्रों के हितों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और अब किसी जांच का सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की ओर से नलसार लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों के एनरोलमेंट रोकने के निर्देश पर कड़ी नाराजगी जताई। हालांकि मनन मिश्रा ने बाद में निर्देशों को वापस ले लिया था। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने पीसीआई के इस मामले में दखल देने पर सवाल उठाया। लाइव लॉ के मुताबिक सीजेआई ने कहा कि पीसीआई बेवजह कार्रवाई कर रहा है। अगर छात्रों के पास विरोध करने का कोई मुद्दा है तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है। हो सकता है छात्रों ने मुझे कोई पत्र लिखा हो। यह छात्रों और मेरे बीच का संवाद है। पीसीआई कौन होता है जो बेवजह इस मुद्दे को उठाए? यह पूरी तरह अनावश्यक है और पीसीआई का इससे कोई लेना देना नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने छात्र जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि वे खुद भी छात्र गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि वे गलत भी हैं, फिर भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। उन्हें कौन रोक सकता है?
जब तक वे कानून के दायरे में रहकर और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। बार काउंसिल या किसी अन्य संस्था को इसमें दखल क्यों देना चाहिए? बीएसपी प्रमुख मायावती ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय और चिंताजनक बताया। मायावती ने कहा कि खड़गे के दलित होने की वजह से मंच का शुद्धिकरण किया गया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। मायावती ने आरएसएस प्रमुख से भी इस तरह की जातिवादी घटनाओं पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दलितों को आरक्षण से बाहर करने की बात करने के साथ साथ ऐसी घटनाओं को भी देखना जरूरी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की मैलानी वाली टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को टिप्पणी के जरिए मजाक का विषय बनाना गलत है और ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। सुनिए मनोज झा ने आगे क्या कहा। सर्वथा अनुचित है, गैर शालीन है और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पर लिख रहा हूँ लगातार कि क्या विरोध गरिमामय नहीं हो सकता, क्या प्रतिस्पर्धा शालीन नहीं हो सकती है। छोड़ दीजिए किसी हेड ऑफ द स्टेट की बात, किसी आम तौर पर भी विमेन के लिए इस तरह की टिप्पणी अब हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए उचित नहीं है। बीते 10-12 वर्षों में जिस प्रकार की शब्दावली हमने देखी है, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अब किसको उपहास कर रहे थे, और कल वो ये घटना जर्सी गाय। तो ये मुझको लगता है कि संसद का एक सत्र तो इस पर होना चाहिए, कमिटेड सत्र, कि हमारी भाषा की गरिमा कैसे बने रहे। अगर आज पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा के सदस्य वापस पृथ्वी पे आए और देखें तो वो तो अफसोस करेंगे कि हम क्या दे के गए थे इन लोगों ने। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने ऊपर हुए हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमला करने वालों का मकसद पंजाब में हालात बिगाड़ना और शांति भंग करना है, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बादल ने कहा कि उन पर दोनों बार सबसे पवित्र स्थानों पर हमला किया गया, लेकिन वह कभी डरे नहीं और आगे भी नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि जिन पर गुरुजी का हाथ होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुखबीर बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब के भाईचारे, गौरव और धार्मिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी हर कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन पंजाब की तरक्की और सांप्रदायिक सौहार्द उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब से नांदेड़ पहुंचने के बाद माता साहिब कौर गुरुद्वारा के पास उन पर हमला हुआ था। सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री के प्रसार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम बातें सामने आई हैं। वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का ने कहा कि ऐसे वीडियो सिर्फ इंस्टाग्राम पर सर्कुलेट नहीं हो रहे, बल्कि उन्हें प्रमोट भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने भी इस तरह की सामग्री रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। फुल्का के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेटा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकें और इसकी जानकारी पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि ऐसे वीडियो या सामग्री को डाउनलोड कर देखना भी पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध हो सकता है। बच्चों से जुड़ी अश्लील फोटो या वीडियो डाउनलोड कर आगे शेयर करने वालों पर भी आपराधिक कार्रवाई हो सकती है और दोषी पाए जाने पर कानून के तहत 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन समय रैना और 4 अन्य लोगों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द कर दी। मामला शो इंडिया गॉट टैलेंट में दिव्यांगों को लेकर कथित असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़ा था। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रैना और अन्य आरोपियों ने कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिव्यांगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और फंड जुटाया। कोर्ट ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सकारात्मक दिशा में सच्चे प्रयास अच्छे नतीजे देते हैं। राहत पाने वालों में विपुल गोयल, बलराज खई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर भी शामिल हैं। हालांकि ऐसे कंटेंट को नियंत्रित करने के व्यापक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के नए कब्जे की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कोई नया कब्जा नहीं किया। हालांकि रिजिजू ने माना कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों की पशु चराने और पारंपरिक चरागाहों तक पहुंच को लेकर चिंताएं जायज हैं।
अरुणाचल से आने वाले रिजिजू ने कहा कि स्थानीय लोगों की इन समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें चीन के नए कब्जे से जोड़ना सही नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और चीन सीमा पर गतिविधियों को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और इसे जंगनान कहता है, जबकि भारत चीन के इन दावों को हमेशा खारिज करता रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। समिट की थीम है बिल्डिंग फॉर रिसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यह दौरा पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अहम माना जा रहा है। इससे पहले जून में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत आए थे। उन्होंने कहा था कि पश्चिम एशिया संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है और बातचीत ही आगे का रास्ता है। अरागची ने तनाव कम करने में भारत की रचनात्मक भूमिका का स्वागत किया था। बता दें कि ईरान 2024 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना था। यह दौरा भारत ईरान संबंधों और क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सितंबर 2025 में करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। तमिलनाडु सरकार ने उनके परिवारों को मानवीय आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला किया था, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य और अन्य याचिका पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस भी जारी किया। ट्रंप प्रशासन ने भारत, यूरोपीय संघ, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम समेत 40 से ज्यादा देशों को चीनी सामान की संभावित गैर कानूनी ट्रांसशिपमेंट के जोखिम वाली लिस्ट में रखा है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन कथित तौर पर तीसरे देशों के जरिए सामान अमेरिका भेजकर उस पर लगे ऊंचे टैरिफ से बचने की कोशिश करता है। अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने इसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट घोटाला बताया। प्रशासन अब अमेरिकी कस्टम के साथ मिलकर AI आधारित सिस्टम विकसित कर रहा है। यह शिपिंग रिकॉर्ड, कार्गो रूट और पुराने पैटर्न का विश्लेषण कर संदिग्ध शिपमेंट की पहचान करेगा। इस कदम से भारत समेत उन देशों की जांच बढ़ सकती है जो चीन से जुड़ी वैश्विक सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 8 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.